गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस प्रकार से मुख्य सेविका के आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अच्छा, विचार किया कभी इसमें नाम था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी शब्द क्यों आया? सोचिए, इमरजेंसी शब्द इसलिए आया क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में इतने लोग मारे गए तो उसमें क्या बच्चे जो बच गए, जो महिलाएं बच गई। देखिए, युद्ध कभी भी होता है ना, तो युद्ध किसी भी तरीके का हो, युद्ध में कभी बच्चों को या महिलाओं को नहीं मारा जाता। ठीक, तो बच कौन गया? बच्चे और महिलाएं। तो अब उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो उस समय पोलैंड के, कहाँ के? पोलैंड के डॉक्टर, क्या नाम है उनका? पोलैंड के डॉक्टर लुडविग विटोल्ड राजेचमैन। लुडविग विटोल्ड राजेचमैन ने फाउंड किया, फाउंडर बने, संस्थापक बने किसके? यूनिसेफ के। यूनिसेफ के यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई भी चीज स्टार्ट करता है तो उसके पास इतना धन या इतनी संपत्ति नहीं होती कि वो पूरा एकदम कवर कर सके। तो एक आपातकालीन टाइप की व्यवस्था किया ताकि उसमें कोई भी अपना सहयोग देना चाहे वो फिजिकली, मेंटली, एजुकेशनली या इकोनॉमिकली, तो वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से संस्था की स्थापना होती है किसी भी चीज़ की। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जाएंगे, अगर आपके साथ 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 लोग होंगे तो वो चीज़ जल्दी सेटअप में आएगी और उसका ग्रोथ जल्दी होगा। अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो आप धीरे धीरे कर पाएंगे, करेंगे। ठीक है, वो अपने मन की शक्ति होनी चाहिए। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका पूरा नाम है। इसके संस्थापक की बात करें तो वो पोलैंड के चिकित्सक थे, पोलैंड के लुडविग विटोल्ड राजेचमैन, जो इसके अध्यक्ष रहे 1946 से लेकर 1950 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम बच्चे, तमाम महिलाएं जो थी वो एकदम घर से बेघर हो गई। और एक चीज आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्थिति हो, चाहे वो आपातकालीन हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो किसी भी ऐसी स्थिति, चाहे युद्ध की स्थिति हो, उसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज होती है वो होती है भूख। भूख, ठीक है, क्योंकि आदमी सबके बिना रह सकता है, लेकिन भूख एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति, कोई बालक, कोई महिला नहीं रह सकती। तो सबसे पहली जरूरत क्या होती है? भूख। उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा। तो सबसे बेसिक जो चीज होती है वो भूख होती है। भूख, उसके बाद स्वास्थ्य, फिर शिक्षा। तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की, स्थापना यानी फाउंडेशन किया। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। इसके महानिदेशक कैथरीन रसेल। महानिदेशक, जैसे कोई संस्था स्टार्ट होती है तो उसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सीईओ, ठीक है, कार्यालय के उच्च अधिकारी, फिर नीचे के अधिकारी, तो उसी तरीके से इसमें महानिदेशक जो है वो कैथरीन रसेल। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेनरिटा फोर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप बताएंगे हेनरिटा फोर। ठीक है, वर्तमान मुखिया की अगर बात किया जाए, ठीक है, जैसे ये मुखिया थे तो इसके बाद भाई समय बदलता है तो लोग, तो वर्तमान मुखिया की बात की जाए तो एन वेनेमैन है। क्या लिखेंगे आप? एन वेनेमैन। क्लास को आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, इसके अलग से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए, किसके? यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर मिली बेबी ब्राउन है। मिली बेबी ब्राउन, बहुत आसान है, मिली बेबी ब्राउन। हिंदी में हम लोग समझते हैं कि बेबी मिल गई, मिली बेबी ब्राउन। टोटल कंट्री जो इस समय ये कार्य कर रही है, 190 देशों में यूनिसेफ अपना कार्य कर रही है। 190 देशों में, इतना बड़ा इसका दायरा हो चुका है। और ये क्या काम करती है? बच्चों के भूख, बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के
एजुकेशन को लेकर के, महिलाओं के भूख, महिलाओं की स्वास्थ्य, महिलाओं के एजुकेशन को लेकर, मतलब बच्चों और महिलाओं के लिए पूर्णतः ये संकल्प ली है कि चाहे वो किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में, उस पर आपातकालीन स्थिति हो या किसी भी प्रकार की स्थिति हो, तो उसकी सहायता की जाए। ठीक है, 150 से अधिक देशों में इसके कार्यालय और मुख्यालय हैं। ठीक, 150 से अधिक देशों में इसके कार्यालय स्थापित हो चुके हैं और 190 देशों में वर्तमान में ये कार्य कर रही है। जब भारत में आई, भारत में जब 1949 में ये आई तो उसमें 3 लोग मात्र आए थे। कितने लोग? 3 लोग आए और 1950 तक वहां दिल्ली में उसका कार्यालय बन गया, मुख्यालय बन गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना। 1953 में, देखिए 1946 से 1953 में ये संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। जब संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना तो फिर क्या हुआ कि अब इसमें चूंकि पैसा भी काफी आने लगा और तमाम एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह सारे लोगों ने उसमें सहायता किया, डोनेशन दिया, तो ये संस्था काफी बड़ी हो गई। तो इसमें से 2 शब्द हटा लिए गए। कौन कौन से शब्द हटा लिए गए? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब अब ये यूएसए के अधीन हो गया, उसका स्थायी सदस्य हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इसको पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र का इस पर कब्जा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व आपातकालीन, ये 2 शब्द इसमें से हटा लिए गए। 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना। इसी के तुरंत बाद से संगठन ने इसके नाम से अंतर्राष्ट्रीय व आपातकालीन शब्द को हटा लिया और वर्तमान नाम अगर यदि पूछा जाए यूनिसेफ का तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र यानी टोटली यूएसए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लेकिन यूनिसेफ का नाम चेंज नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ का नाम नहीं बदला गया, लेकिन जो आपातकालीन और अंतर्राष्ट्रीय था उसको बदल करके संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, 1950 में यूनिसेफ ने अपना दायरा 1950 में अपना दायरा विकासशील देशों में महिलाओं व बच्चों के दीर्घकालिक जरूरतों के लिए विस्तारित किया। ठीक है, अब विकासशील देश कौन होते हैं? देखिए 2 तरह के देश होते हैं। एक होते हैं विकसित देश, डेवलपमेंट कंट्री, जो काफ़ी डेवलप्ड होती है, और दूसरे होते हैं विकासशील देश, जो विकास की तरफ अग्रसर होते हैं, उतने डेवलप नहीं होते हैं। तो भारत में भारत के नहीं, विश्व की बात करें तो अभी काफ़ी ऐसे देश हैं जो 80% के लगभग देश अभी विकासशील देशों की तरफ हैं, जबकि विकसित सिर्फ 15 से 20% हुए हैं, टोटल का मतलब बात करें तो। ठीक है, तो 1950 में यूनिसेफ ने अपना दायरा विकासशील देशों में महिलाओं व बच्चों के दीर्घकालिक जरूरतों को विस्तारित करने के लिए किया। ठीक है, अब अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए 300 करोड़ टीके उपलब्ध कराती है हर वर्ष यूनिसेफ। 300 करोड़ टीके। अब आप समझ जाइए, वैक्सीनेशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, इस तरह के सारे प्रोग्राम कराती है। ठीक है, जैसे अब आप वैक्सीनेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो ठीक है, उसको ओपीवी लगता है। क्या लगता है? ओपीवी। ठीक है, ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके तुरंत बाद इसकी खुराक दी जाती है। क्या दी जाती है? खुराक, ड्रॉप से। ठीक है, इसके बाद बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी। ध्यान दीजिएगा, ये मैं इसी में आपको थोड़ा बता दे रहा हूं। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये क्या काम करता है? बीसीजी हमको क्षय रोग से बचाता है। किससे बचाता है? क्षय रोग, क्षय रोग। अब आप कहेंगे ये क्षय रोग क्या होता है? तो क्षय रोग को बोलते हैं टीबी। टीबी, टीबी का मतलब क्या होता है? टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। ठीक है, जो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और
डीपीटी का टीका लगता है। किसका? डीपीटी। अब डीपीटी क्या है? डीपीटी है डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस। 3 रोगों से हमको बचाती है ये डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। ठीक है। और एमएमआर, ठीक है। एमएमआर का मतलब क्या होता है? एमएमआर मतलब आप कई चीजें समझ सकते हैं। मीजल्स, मम्स, रुबेला होता है बेसिकली इसमें, मीजल्स, मम्स और रुबेला। और इसमें इसका एक नाम और आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर। तो अभी आप यहां पे समझेंगे, डीपीटी का बता दिया, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस। टिटनेस के लिए टिटनेस टॉक्साइड लगता है, बूस्टर डोज टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। वो मैं जब डिजीज आपको बताऊंगा तो एक एक चीज बता दूंगा। एमएमआर का मतलब होता है मीजल्स, खसरा, मम्स, चेचक, मम्स और रुबेला। ठीक, मीजल्स, मम्स, रुबेला। ठीक, मीजल्स, मम्स, रुबेला। और इसको और क्या बोलते हैं? एमएमआर को एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मृत्युत्व, मोर्टेलिटी, आर का मतलब हो गया रेट, दर, यानी दर। तो मातृत्व, मृत्यु दर। ठीक, मातृत्व मृत्यु दर। तो इस संस्था का जो कार्य है वो इन सुविधाओं को बच्चों को प्रदान करना। जैसे पूरे विश्व में इसी की एक योजना है कि कटे होठ, फटे तालू के बच्चों का पूरे विश्व में कहीं भी हो उनका फ्री में सर्जरी कराना, फ्री में। वो क्या होता है? क्लैप लिप, क्लैप पैलेट, ठीक है, कटे होठ, फटे तालू। अब सोचिए ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ये कराते हैं। ठीक है, इसमें फेरिंगोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी, तमाम तरह की क्लैप लिप, क्लैप पैलेट में होती है, सर्जरी होती है। वो सब फ्री में होती है। उसकी आप तमाम हॉस्पिटल्स को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो करते हैं, बच्चों की वीडियो बना के भेजते हैं, सर्जरी की, सर्जरी के पहले की, सर्जरी के बाद की, तो इनको पैसा जाता। तो चूंकि संस्था इसी प्रकार से अपना कार्य करती है। ठीक है, जैसे 1954 में भारत में एक बड़ी समस्या आ गई थी। दुग्ध उत्पादन अत्यधिक हो रहा था, दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा था कि उस समय ये था कि अब इस दूध को किया क्या जाए, समस्या। तो जो श्वेत क्रांति उस समय आई थी दूध को लेकर के, वो बेसिकली वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति का जनक बोला जाता है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने क्या काम किया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्होंने दुग्ध सहकारिता के लिए काम किया और ये अपील किया कि इस दूध को हम पाउडर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पाउडर में बदलेंगे। देखिए, दूध की एक सीमा होती है, 1 दिन 2 दिन उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो 1 से 2 दिन तक वो खराब नहीं होगा, जैसे फ्रीज वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो खराब होने लगेगा। तो उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि एकदम दूध सहकारिता की क्रांति ले आई और उस दूध को पाउडर में चेंज किया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है श्वेत क्रांति के जनक। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछता है, श्वेत क्रांति क्या होती है? तो श्वेत क्रांति होती है दुग्ध उत्पादन को लेकर के, उसमें
सबसे पहला नाम उभर के आता, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो यूनिसेफ के ये सारे कार्य होते हैं कि बच्चों की रक्षा, माता की रक्षा, ठीक है, माता को समय समय पे कैल्शियम आयरन की गोलियां देना, टिटनेस टॉक्साइड के टीके लगवाना, समय समय पे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जांच कराना, लेवल 1 लेवल 3 तक। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, सीटी कराना, एमआरआई कराना, और भारत में भी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने फ्री की हैं। जैसे ये मैं मिटा दूं थोड़ा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DH यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके बाद है CHC, केंद्रीय सामुदायिक केंद्रीय सेंट्रल हेल्थ सर्विस, ठीक है, केंद्रीय चिकित्सालय। प्राथमिक होता है। और PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक, ये होता है आपका, केंद्रीय नहीं होता, केंद्रीय तो डिस्ट्रिक्ट होता है। सामुदायिक, प्राइमरी हो गया, ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक, यानी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और प्राइमरी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब सरकार की व्यवस्था है कि आप वहाँ जाइए और बच्चों के और इनके स्वास्थ्य के लिए तमाम तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका यूनिसेफ था, और यूनिसेफ में मेन पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया। यूनिसेफ की स्थापना क्यों हुई, इसका विकास क्यों हुआ, ठीक है, और इसमें क्या क्या जो जरूरी चीज़ें होती है वो सब मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अगर ये मेरा क्लास अच्छा लगा हो आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पर डे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे बताता रहूँगा, और इससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।